करते हैं। कक्षा क्लास प्रबंधन में निम्न का समावेश होता है। जो हमारी क्लास होती है, कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं? क्लास करने से पहले हम संचालन से पूर्व हम नियोजन करते हैं। क्या है? एडजस्टमेंट करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। उन चीज़ों का हमें ध्यान में रखना है होता है कि क्या है, कैसे है, हुँ? तभी हम क्लास को अपने अच्छे से संचालित कर सकते हैं, जब पहले से हमने प्लानिंग की हो तो। नहीं तो प्लानिंग नहीं है तो हम क्या करेंगे? सिर्फ सोचेंगे, अरे! ये है, वो है, क्या करना है, क्या बोलना है, कैसे करना है? तो हम सिर्फ सोचते हैं अगर हमने पहले से प्लानिंग नहीं की हुई। तो प्लानिंग की बहुत ज़रूरत होती है क्लास में। तो जब हम प्लानिंग कब करते हैं? क्लास लेने से पूर्व करते हैं। और प्लानिंग में कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं? हमने देखा था कि हमें पहले तो ये डिसाइड होना चाहिए कि हमारे क्लास का एम क्या है? और एम में हमने देखा कि उसको पहले हमको उसी अनुसार अपने क्लास को सेट करना है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कैसे-कैसे उद्देश्य से आए हुए हैं। जब फिजिकल फिटनेस के लिए जो लोग आए हैं, उनका क्लास का एक ग्रुप बना दिए। जो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आए हैं, उनके क्लास का एक ग्रुप बना दिए। जैसे अब इस जो स्पिरिचुअल क्लास है, उसका टाइम भी कुछ ऐसा होना चाहिए, जैसे ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ, सुबह-सुबह एकदम पहली क्लास ऐसे व्यक्तियों का होना चाहिए जो आध्यात्मिकता के लिए आए हैं। जो मेंटल पीस के लिए आए हैं, जो फिटनेस के लिए आए हैं, उनकी क्लास तो 7-8 बजे भी हम कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये मैनेजमेंट पहले होना चाहिए। उनका उद्देश्य क्या है, पर्पज़ क्या है, उनकी लाइफ़स्टाइल क्या है और उनके बारे में जानना कि वो कैसे लोग हैं जो योग करने आ रहे हैं। नंबर कितना है क्लास में, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं हमारे क्लास में, इनकी संख्या पहले ही पता होनी चाहिए। उसके बाद जो ये लोग हैं, कुछ लोग हो सकते हैं पहले सीखे हुए हैं योग, कुछ लोग हो सकते हैं कि पहली बार गए हैं, पहली बार आए हैं। तो जो लोग पहले से सीखे हुए हैं, उनको तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो लोग क्लास में पहली बार आए हुए हैं, उनको तो हमको बेस से इंट्रोडक्शन से बताना होगा। जैसे मैं क्लास लेता हूँ, तो यहाँ पे हमारे कितने साथी हैं जो योग से जुड़े हुए हैं, उन्होंने फ़िलॉसफ़ी को पढ़ा है, उन्होंने योग दर्शन को पढ़ा है, तो उनको तो हमारी बात बहुत आसान लगती है। अरे! ये तो पवन जी तो बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। लेकिन इसी में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो क्या करते हैं, जिनका कभी संबंध ही नहीं रहा फ़िलॉसफ़ी से, योग से, अध्यात्म से, वो योग जानते भी नहीं थे कि ऐसा भी योग है कुछ। वो सिर्फ़ व्यावहारिक पक्ष वो भी आसन को ही जानते थे, प्राणायाम को जानते थे। आज यहाँ देखते हैं तो कहते हैं क्या चीज़ बोल रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ये योग की बात बोल रहे हैं। तो बिगिनर्स जो हैं, उनका बेस से क्लास होता है और जो प्रैक्टिशनर हैं, उनका क्लास तो हम बिल्कुल आराम से ले सकते हैं। बिगिनर्स के लिए वो नॉर्मल क्लास नहीं होती, उनके लिए हमको इनिशियल लेवल से उनको चीज़ें सिखाना होता है, चाहे आसन हो, चाहे प्राणायाम हो। हम लोग आसन प्राणायाम के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जो बिगिनर आता है, उसको नहीं पता होता है। क्या-क्या प्रिंसिपल्स हैं योग के नहीं पता होता है। एज़ ए योगा टीचर हमको उसको पहले से प्लान करना होता है। हम कौन-सी क्लास को सिखाने जा रहे हैं, क्या सिखाने जा रहे हैं, ये चीज़ें पहले से हम डिसाइड कर लें, अकॉर्डिंग उसी के अनुसार हमें क्लास का मैनेजमेंट कर लेना चाहिए। ठीक है? प्लेस क्या है, अगला पॉइंट क्या था कि हम क्लास लेने से पूर्व हम प्लेस का डिसाइड कर लें कि हम प्रैक्टिस कहाँ पे करवाएँगे, हॉल का अरेंजमेंट कर लें और उसके बाद टीचिंग ऐड क्या लगेगा उसमें और कौन-कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, उसकी व्यवस्था कर लें। फिर सीटिंग अरेंजमेंट,
सीट का अरेंजमेंट, कैसे लोग बैठेंगे, किस सीक्वेंस में बैठेंगे, पता चला सब सारी व्यवस्था आप कर लिए हो, लेकिन कैसे बैठेंगे ये डिसाइड ही नहीं किया है आपने, मार्कअप ही नहीं किया है। लोग जब आ गए तो टीचर आपस में पूछ रहा, भाई कैसे बैठेंगे ये लोग, कहाँ बैठेंगे, क्या सीक्वेंस होगा, मेल किधर फीमेल किधर, आ रहे हैं एक ही तरफ से लोग बिछाते हुए जा रहे हैं, बैठते हुए जा रहे हैं, ना किसी का कोई वो ग्रुपिंग नहीं हुआ है, किसी का कोई सिस्टम नहीं है, जैसे मन कर रहा है वैसे बैठते जा रहे हैं। तो ये चीजें भी क्या है, ध्यान में होनी चाहिए, और इसकी प्लानिंग पहले होनी चाहिए, क्लास शुरू होने से पहले होना चाहिए। सीट के बारे में हमने देखा, कम बच्चे हैं तो उनको अर्धचंद्राकार स्थिति में हम बैठा सकते हैं, उससे ज्यादा बच्चे हैं तो 2 रो लगा दिया, आप बीच में आप खुद बैठ गए, दोनों तरफ बच्चों को बैठा दिया, प्रैक्टिशनर को बैठा दिया, और ज्यादा संख्या हुई तो 3 रो बना दिया, और अपने सामने सबके सामने खुद बैठे हुए हैं। बैठने का अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे टीचर को सारे स्टूडेंट दिखाई दें, सारे स्टूडेंट टीचर को देख सकें, इस तरीके से हमको सीटिंग प्लान करना चाहिए। ठीक है। तो और क्या है, प्रायर इंस्ट्रक्शंस, पहले कुछ चीजें बतानी होती हैं स्टूडेंट्स को कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्लास में कौन सी चीजें हैं जिनको करना। हमने कल देखा, क्या देखा हमने, लेसन प्लान देखा, उसमें देखा था कि डूज और डोंट्स के बारे में लिखा गया था। तो प्रायर इंस्ट्रक्शन होता है, इंफॉर्मेशन होता है टू बी गिवन टू पार्टिसिपेंट्स, जो प्रैक्टिशनर आ रहे हैं उनको जगह बता दें, कौन सी जगह पे होगा, ड्रेस कोड क्या होगा, मैट की व्यवस्था आपको करनी है या यहाँ मिलेगी, फूड भोजन से संबंधित खा पी के आना है या नहीं आना है, और कुछ जो कुछ भी है जर्नल डूज एंड डोंट्स, जो कुछ भी है उनको पहले से इंस्ट्रक्शन दे देना चाहिए हमें। ठीक है। और इसके बाद क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है, एज ए योगा टीचर हमें प्लान होना चाहिए क्लास का। क्लास कैसे संचालित करेंगे उसका भी एक प्लान होना चाहिए, जिसको बोलते हैं लेसन प्लान। हमारे नेट के सिलेबस में लेसन प्लान के 8 चरण के बारे में पूछा जाता है। तो लेसन प्लान क्या है, उसमें कंटेंट कैसा होगा, कौन सी चीजें हम आज सिखाएंगे या कौन सी चीजें पढ़ाएंगे, या मेथड ऑफ टीचिंग कौन सी यूज करेंगे, ये सारी चीजें हमें पहले से बना के रखनी होती हैं। ठीक है। क्लास मैनेजमेंट क्या है, जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हो, जब क्लास ले रहे हो, तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इसके बारे में देख लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे फिर उसी को, अपने लेसन प्लान को जो हमने आपको भेजा हुआ है उसको फिर देखेंगे। क्या है, जब हम क्लास ले रहे हो तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है समय का पालन। आपने देखा था कल, हमने, अभी आगे भी मिलेगा आपको, कि जब हमारा क्लास 20 मिनट का है या 40 मिनट का है या 60 मिनट का है, जो कुछ भी हमारा क्लास होता है वो डिसाइड होता है, हम उसमें अलग अलग पार्ट में चीजें बांटे होते हैं। तो जब जिस चीज के लिए जितना टाइम हमने अलॉट किया है उसके लिए उतना ही टाइम यूज करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम क्लास ले रहे हैं और हमको प्रार्थना में बहुत मजा आता है तो हम आधा घंटा प्रार्थना में ही निकाल दें, 50% टाइम हम प्रार्थना में ही निकाल दें, या हमें बहुत अच्छा लगता है आसन करवाना, या स्टूडेंट को आसन करवाना बहुत अच्छा लगता है तो हम आसन में ही 50% टाइम निकाल दें, या हमको प्राणायाम अच्छा लगता है तो प्राणायाम में आधा घंटा टाइम निकाल दें, या मेडिटेशन अच्छा लगता है तो मेडिटेशन में 50% टाइम निकाल दें। ये नहीं होना चाहिए। समय का पालन करना, जिस समय के लिए जो आपने लेसन प्लान बनाया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए। उसके बाद बात आती है अटेंडेंस की, हाजिरी, उपस्थिति। ये उपस्थिति क्या है, सबको जानना,
कि जो हमारे क्लास में हैं, क्या कितने लोग हैं जो आ रहे हैं, कौन नहीं है, कौन है, इसके बारे में टीचर को पता होना चाहिए। जैसे अभी हम क्लास लेते हैं तो देखते हैं कि कितने लोग आए, कितने लोग नहीं आए। नहीं आए तो भी हमको ध्यान में रहता है कि ये व्यक्ति क्लास लेता है, लेकिन आज या एक दो दिन से नहीं दिखाई दे रहा, जबकि ये ऑनलाइन क्लास है, फिर भी इन चीजों को ध्यान देता हूँ। ऐसा नहीं कि जो मन करे आ जाए। जो नया आता है वो भी पता चलता है कि आज ये व्यक्ति नया आया है हमारे क्लास में। ठीक है। फिर क्या है? यूज प्रिंसिपल्स ऑफ योगा टीचिंग। जो योगा अभ्यासों के अध्यापन के सिद्धांत हैं, उनका प्रयोग करना। आपने सिद्धांत के बारे में पढ़ा है? कौन कौन से सिद्धांत हैं योगा अभ्यासों के अध्यापन में? जो सिद्धांत हैं कौन से हैं? एक तो योगिक सिद्धांत है, दूसरा है फिजियोलॉजिकल सिद्धांत, तीसरा है साइकोलॉजिकल सिद्धांत, चौथा है साइकोलॉजी, फिर सोशियोलॉजिकल सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, और एजुकेशनल शैक्षणिक सिद्धांत। शैक्षणिक सिद्धांत। पांच सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ा है। वहां पे सीधा प्रश्न आता है कि ये सिद्धांत कितने हैं। जब वहां यूजीसी नेट के सिलेबस में ये है, जब पेपर में देखेंगे तो आपको मुस्कान आएगा चेहरे पे कि हमने तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, 5 दिन में पढ़ा है इसको। तो यही चीजें होती हैं, हम लोग छोड़ के चले जाते हैं। ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं जिनको हम कवर नहीं करते हैं, और यहाँ से अच्छे नंबर उठते हैं। 5 5 4 4 क्वेश्चन तक इसी टीचिंग मेथोडोलॉजी इन योगा से आ जाता है प्रश्न। ठीक है। तो क्या करना? इन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना। प्रिंसिपल क्या है? कक्षा क्लास से पूर्व छात्रों की वर्तमान क्या है, वर्तमान शारीरिक व मानसिक स्थिति को ध्यान में रखें। क्लास जब आप शुरू कर रहे हैं तो आपके क्लास में किस तरीके के स्टूडेंट हैं, उनके शारीरिक, उनके मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखें। टेक इनटू अकाउंट क्या है, प्रेजेंट फिजिकल मेंटल कंडीशन ऑफ स्टूडेंट्स जस्ट बिफोर द क्लास। उसके बाद सभी छात्रों को सहभागी करें। इंश्योर पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स। सारे स्टूडेंट का सहभागिता होनी चाहिए क्लास में। क्यों हम बोलते हैं कि कुछ न कुछ फीडबैक आते रहना चाहिए? इससे यह पता चलता है कि आप क्लास में इन्वॉल्व हैं। जैसे हम पढ़ाते हैं तो हमारा प्रयास ये रहता है कि जो हमारे स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले हैं, उनका ध्यान क्लास में हो। ये नहीं है कि क्लास में हैं और चीजें सुन रहे हैं लेकिन मन कहीं और है। स्टूडेंट के मन को क्लास में रखने का प्रयास करें, चाहे वो आसन हो, चाहे प्राणायाम हो, चाहे लेक्चर हो, चाहे मेडिटेशन हो, कुछ भी करवा रहे हैं, क्लास में उनको इन्वॉल्व रखें। ये टीचर की बहुत बड़ी सफलता होती है। उसके बाद व्यक्तिगत व कटु व निंदापूर्ण टिप्पणी ना करें। अवॉइड क्या है, इरिटेशन, demotivation of participants by personal and क्या है, किसी एक पॉइंट को उनको नहीं बोलना है, किसी भी चीज ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जिससे उनको मन में क्या हो, उनके मन में हीन भावना हो। किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी है, निंदापूर्ण टिप्पणी नहीं करनी है। इन चीजों से एक टीचर को बचना चाहिए। क्लास में जितने लोग हैं, जर्नल बात करने की कोशिश करना चाहिए कि हम जनरल बात करें, किसी पे टिप्पणी ना करें, किसी के मन के भाव को। ये कौन सा प्रिंसिपल बताता है हमें? 5 प्रिंसिपल हमने पढ़ा है। ये कौन से प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है?
मानसिक। हाँ, साइकोलॉजिकल के अंतर्गत ये आता है कि हमें किसी के ऊपर ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं कि ये है कौन से अ, उसके अंदर सिद्धांत के अंतर्गत ये पॉइंट आएगा। किसी के ऊपर टिप्पणी ना करना, निंदा ना करना, या व्यक्तिगत किसी पे कोई बात ना करना, ये कौन से पॉइंट के कौन से प्रिंसिपल है? तो ये है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है अनावश्यक व व्यर्थ बातें चर्चाएं ना करें। क्लास में हमको क्या करना है? अनावश्यक बातचीत नहीं करना है। ये कौन सा प्रिंसिपल है? किस प्रिंसिपल के अंतर्गत इसको हम समझ सकते हैं? सामाजिक। हाँ, सामाजिक समझ प्रिंसिपल्स। सकते हैं। सामाजिक या एजुकेशनल प्रिंसिपल क्या है? क्या हो सकता है ये? सर एजुकेशनल अपने होगा फिर तो। अपने ट्रैक से बाहर नहीं जाना, जो आपका सिलेबस है। एजुकेशनल प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो हमारा सिलेबस है उसी की हमको बात करना चाहिए। हमें इससे बाहर नहीं निकल के, ट्रैक से बाहर जाके चीजों पे बातचीत नहीं करना चाहिए। हाँ, तो ये है हमारे सिद्धांत। इन सिद्धांतों का हमको इनके दायरे में ही रहकर हमें काम करना होता है। फिर क्लास नियंत्रण हेतु प्रभावी निर्देशों का प्रयोग करें। जो क्लास है हमारी, उसके संचालन में इंस्ट्रक्शन का, इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन का प्रयोग करें। एक होता है इंस्ट्रक्शन, एक होता है इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन का मतलब आप बोल रहे हैं लेकिन आपके बात का प्रभाव नहीं पड़ रहा, उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन है सिर्फ। लेकिन इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन क्या है? आप जो बोल रहे हैं, आपकी बातों का प्रभाव, आप जैसे बोल रहे हैं वो बात वैसे ही अगले की तरफ जा रही है। ये है इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन, जिससे क्लास का कंट्रोल होता है। तो ये एक टीचर के अंदर अंदर में ये बात तो होनी ही चाहिए। फिर गलतियों का सुधार उचित तरीके से करें, प्रॉपर करेक्शन करें, एडजस्टमेंट करें। ऐसा नहीं है कि आप गलतियों का सुधार करते हुए ऐसा काम कर दो कि अगले व्यक्ति को गलत लग जाए, उसको बुरा भी ना लगे, और आप वो गलती जो कर रहा है वो गलती भी सुधर जाए। ठीक है? जैसे गलतियों को सुधारने का कई तरीका होता है। एक तो यह है कि किसी व्यक्ति को देख ही लो, वो व्यक्ति तुरंत सही हो जाता है। एक तरीका ये भी है गलती सही करने का। जैसे कभी कभी क्या होता है बच्चों के साथ में कि कहीं बच्चा गलत होता है, माँ सिर्फ उसको देख ही लेती है, तुरंत वो राइट हो जाते हैं। ये भी गलती सही करने का तरीका है। दूसरा क्या है? सिर्फ इशारा कर दिया, सिर्फ इशारा ही किया, तुरंत सही हो गया। तीसरा क्या है? एक शब्द बोल दिया, फिर भी सही हो गया। चौथा क्या है? उसके नजदीक चला गया, फिर सही हो गया। तो ये चीजें, जैसे हमारे जो सर थे, हम लोगों को जब सिखाते थे आसन, तो वो कोई गलती कर रहा है तो किसी का स्पेसिफिक नाम लेके नहीं बोलते थे, जर्नल ही बोल दिया करते थे कि अपने इस भाग को इस स्थिति में रखें, कमर को सीधा रखें। तो जो लोग गलत कर रहे हैं वो तो खुद ही सही हो जाएंगे ना, उन्होंने किसी एक व्यक्ति को सही नहीं किया। तो वही कहते हैं गलतियों का जो सुधार है उसका तरीका उचित होना चाहिए। अब थोड़ा सा हम लेसन प्लान के बारे में देखेंगे। लेसन प्लान हमने कल देखा है, थोड़े से पॉइंट बचे थे उसमें के, लेकिन हम उनको अभी देखेंगे। पहले लेसन प्लान के बारे में देख लेते हैं। इस लेसन प्लान की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है लेसन प्लान की? पहली बात तो यही आती है, किमर्थम क्रियते क्रिया। कोई काम हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? पहला प्रश्न तो यही आना चाहिए,
क्यों कर रहे हैं, उसके बाद की सारी, जैसे हम लोग रिसर्च करेंगे आगे, तो रिसर्च का सबसे पहला टॉपिक जानते हैं क्या होता है? रिसर्च क्यों, why we are going to do research। ठीक है, तो लेसन प्लान की जरूरत क्यों है, नीड ऑफ अ लेसन प्लान, व्हाई? सर प्री प्लानिंग के लिए। हम्म, प्री प्लानिंग। वही 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 तो समझना है हमें कि लेसन प्लान की जरूरत क्यों है, कि हम ताकि सर हम अपने सिस्टम से कर सकें बाकी चीजों को। हाँ, अपने उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकें, जो हमारा उद्देश्य है उसको आसानी से प्राप्त कर सकें। उसमें कोई बाधा ना आए और समय का प्रबंधन हो, यही सारी चीजें हैं। एक एक पॉइंट को देखते हैं। तो सबसे पहला चीज है क्या, ये लेसन प्लान क्या करता है, ये लेसन प्लान जो है अ गाइड फॉर टीचर, एक अध्यापक के लिए मार्गदर्शक होता है। टीचर भटकता नहीं है। माइक को अपने बंद रखें, जिनका माइक चालू है बंद रखेंगे तो स्पष्ट आवाज आएगी। तो क्या है कि अध्यापक के लिए यह है मार्गदर्शन करता है, अध्यापक इससे भटकता नहीं है। जैसे मैंने आपको एक पीडीएफ दे दिया है, तो इससे मैं अब ट्रैक से बगल नहीं हो सकता हूं, क्योंकि इसी ट्रैक पे मुझे आगे बढ़ना है। इसके बाद क्या है, गिव्स कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास देता है, बहुत बड़ी चीज है। अभी मैं 1 घंटा आपको बोलता हूं, यही नहीं होता, क्या बोलता मैं इस पे, मैं नहीं ज्यादा बात कर पाता आपसे, ज्यादा चीजें नहीं बोल पाता। तो ये लेसन प्लान जो होता है हमको पता बताता है, रास्ता दिखाता है, उसके बाद हमें कॉन्फिडेंस देता है। ये कॉन्फिडेंस देता, हम भयभीत नहीं होते हैं, हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं जब हमारे पास एक लेसन प्लान होता है। उसके बाद क्या करता है, हेल्प्स टू बी फ्लुएंट एंड कन्विंसिंग। क्या है, ये क्या करने में काम करता है, ये स्पष्टता में सहायक है। सह प्रवाह, स्पष्टता में जब हम, जैसे हमारे पास जब लेसन प्लान होता है तो हम स्पष्ट चीजें बोलते हैं, उसमें कोई लिपिर चिपिर नहीं होता है, भ्रम वाली बात नहीं होती है। जो कुछ हम बोलते हैं फ्लुएंट बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं। उसके बाद क्या है, अध्यापक स्वयं अस्पष्टता एवं संदेहों से बचता है। जब हमारे पास लेसन प्लान होता है तो हम संदेह, भ्रम में नहीं पड़ते हैं, डाउट में नहीं पड़ते हैं, वेग्यूनेस में नहीं होते हैं। इसमें अवॉइड वेग्यूनेस, ये लेसन प्लान होने से डाउट समाप्त हो जाता है, डाउट नहीं रहता है। इसके बाद क्या करता है, अध्यापक मार्ग विचलन से बचता है, प्रिवेंट्स फ्रॉम गोइंग आउट ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर से बाहर नहीं जाता है। समय प्रबंधन में सहायक, हेल्प्स इन टाइम टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट में मदद करता है। यह हमारा लेसन प्लान। अब हमको देखना है, जो हमने कल देखा था लेसन प्लान में, उसी को हमको पढ़ना है, क्योंकि वो तो हमने देख लिया। अभी यहाँ समझना है स्टेप्स इन कंडक्टिंग योगा लेसन। जब हम योग सिखा रहे होते हैं, योग पाठ का संचालन कर रहे होते हैं, कंडक्ट कंडक्ट कर रहे होते हैं योग क्लास, तो उसमें क्या क्या चरण होने चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें, प्रार्थना से अपने क्लास की शुरुआत करनी चाहिए। प्रार्थना अथवा अन्य अभ्यासों द्वारा उचित वातावरण निर्मित करना होता है पहले। ठीक है, क्रिएट ए suitable ambience environment by prayer और अदर प्रैक्टिसेज। सर इसका पीडीएफ हो तो भेज दें। आपके पास नहीं है?
जी नहीं सर। आपने कल तो मैं भेजा था आपको, कौन ग्रुप सर में भी आपने, भेजा था कल? सर ग्रुप में वो डिलीट हो गया है आपसे शायद। आपने ही डिलीट कर दिया सर उसको। आप उसमें स्टूडेंट ग्रुप में नहीं है? हमने कहा था आपको मैसेज कर दीजिएगा, जी मुझे आपने ज्वाइन हो मैसेज, गया है सर, उसमें भी ज्वाइन हो गया। उसमें बट भी शायद ज्वाइन आपने है। पहले भेज दिया था इसीलिए मुझे नहीं मिला। ठीक है, ठीक है। मैं फिर से भेज देता हूँ, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों है, स्टूडेंट ग्रुप में है, ठीक है, वहां से ले लें अभी। सर तो एक बात क्या पूछनी है? थी। हाँ सर एक बताएं। बात पूछनी थी। जो ये बोलिए बोलिए। जब क्लास क्लास शुरू करते हैं तो ये हाँ प्रार्थना करते हैं हम, तो ये हाँ प्रार्थना किसको आधार मान के करते हैं? मतलब बिल्कुल। किस इष्ट को मान के प्रार्थना करते हैं योगा की? हाँ ये क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन है आपका, आप जो पूछ रहे हैं यह अच्छी बात है। प्रार्थना हम जो करते हैं किसको आधार मान के करते हैं? देखिए, ये प्रार्थना क्या चीज होती है, प्रार्थना का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझेंगे पहले हम। क्या होता है प्रार्थना? ये कठोपनिषद के अनुसार कहा गया है, कठोपनिषद में कहा गया है कि मानव व्यक्तित्व जो है रथ के समान है। मानव का जो व्यक्तित्व है रथ के समान है। जहां 5 इंद्रियां हैं, रथ के 5 घोड़ों के समान है। घोड़ों की लगाम मन को इंगित करती है। इस तरीके से जो बताया गया है, ये संस्कृत शब्द है का जो है प्रार्थना, संस्कृत शब्द है ये प्रार्थना। इसका मतलब क्या होता है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रेयर। ये शब्द क्या है? प्रेयर। इन दोनों में अर्थ की दृष्टि से पूरी तरह से जो है समानता है। प्रेयर और प्रार्थना दोनों ही एक ही शब्द है। और इसका मतलब क्या होता है? प्रकर्षेण अर्थ एत यास्माम सा प्रार्थना, अर्थात प्रकर्ष रूप से की जाने वाली अर्थना। अर्थना का मतलब चाहना, अभ्यर्थना, ये प्रार्थना है। प्रार्थना क्या करती है? ये प्रार्थना सिर्फ एक भाव पैदा करती है अपने अंदर, शुद्ध भावों को, शुद्ध भाव का जन्म देती है। ये प्रार्थना से हमारे भाव शुद्ध होते हैं, हमारा चित्त शुद्ध होता है, हमारा मन शांत होता है। जब हम किसी से प्रार्थना करते हैं तो ये भाव हमारा शुद्ध होता है, ठीक है। और ये प्रार्थना ही होता है जो अपने प्रिय से, सबसे प्रिय सत्य से, ईश्वर के साथ पुनर्पुनर प्रेम के संवाद तथा मैत्री के घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का काम करता है। तो प्रार्थना बहुत प्रकार की, ये भी हमारे टॉपिक में है, प्रार्थना भी एक पॉइंट है, लेकिन इसको हम कवर नहीं करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा टाइम होना चाहिए। प्रार्थना बहुत कितने प्रकार की होती है। याचना करते हैं, याचिक प्रार्थना करते हैं, जैसे सहना भुवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। इसमें हम याचना कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? हे ईश्वर, हम दोनों शिक्षक और गुरु, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की रक्षा करें। और या फिर वह असतो मां सदगमया, अमरत्व की अभिप्सा है, इच्छा है, मांग है, या स्वेच्छा स्वीकार हम करते हैं, स्वेच्छा से किसी चीज को स्वीकार करते हैं प्रार्थना के माध्यम से, सिफारिश करते हैं या किसी की प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के माध्यम से, ईश्वर को सादर निमंत्रित करते हैं प्रार्थना के माध्यम से। ऐसे ही प्रार्थना कई प्रकार की होती है, व्यक्तिगत प्रार्थना, निस्वार्थ प्रार्थना, सामूहिक प्रार्थना। तो इससे होता क्या है? प्रार्थना से हृदय का शुद्धिकरण होता है, प्रार्थना से मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। प्रार्थना सिर्फ एक भाव है, मन का भाव है। क्या कहा है महर्षि पतंजलि ने? वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। वितर्क बाधने, जब वितर्क आए
तो ये भावना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना ही है जो अच्छे भावों को जन्म देती है। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं। और प्रार्थना हमको किसको मान के करना चाहिए, इसमें किसी व्यक्ति को मान के नहीं करना चाहिए। हरिओम ये सर सिर्फ जी। जी जी। प्रार्थना, आपने प्रार्थना 3 प्रकार की बताई, हम्म। व्यक्तिगत, सामूहिक और तीसरा क्या नाम बताया था आपने? व्यक्तिगत एक होती है निस्वार्थ प्रार्थना। निस्वार्थ प्रार्थना, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। एक सामूहिक प्रार्थना जो हम लोग ग्रुप में करते हैं मंदिरों में, क्या है, सभी लोग मिलके साथ में ताली बजा के करते हैं, भगवान का प्रार्थना करते हैं। तो ये कुछ व्यक्तिगत प्रार्थना होती है जिसमें हम व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से जो हम प्रार्थना करते हैं, अपने लिए सिर्फ मांगते हैं, वो व्यक्तिगत प्रार्थना है। ठीक है, तो ये जो प्रार्थनाएं हैं, तीन प्रकार की प्रार्थना है, लेकिन इनके 4 स्तर हैं। 4 स्तर हैं, स्टेज है। एक नित्य की जाती है, कुछ प्रार्थना हम रोज करते हैं, कुछ प्रार्थना हम नैमित्तिक करते हैं, निमित्त मान के करते हैं, कुछ काम में है, कुछ प्रयाश्चित हैं। जैसे हमसे कुछ गलत हो गया तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, भगवान प्रभु ईश्वर हमारी गलती को क्षमा करें, ये भी प्रार्थना है। ये है क्या, बात तो सिर्फ इतनी है, भाव की शुद्धि के लिए है। प्रार्थना जो की जाती है मन की शुद्धि के लिए, भाव की शुद्धि के लिए। ठीक है, और सबसे जी बड़ी सर। चीज ये है कि ये प्रार्थना किसी भी धर्म के लोग हों सब करते हैं, किसी भी भाषा के लोग हैं सब करते हैं, किसी भी देश के लोग हैं सब करते हैं। प्रार्थना का सिर्फ भाव एक ही, सिर्फ स्वरूप अलग अलग होता है, लेकिन प्रार्थना सबके अंदर में होती है, सबके सभी संप्रदायों में होती है, सभी देशों में होती है। ठीक है, तो यह है अपने उस पवित्र ईश्वर सत्य से संबंध बनाने की इच्छा से किया जाने वाला आध्यात्मिक प्रस्फुटन प्रार्थना कहलाता है। तो हमें क्लास शुरू करने से पूर्व क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। अपनी क्लास की शुरुआत प्रार्थना से करनी चाहिए। ये प्रार्थना जो है मन को शुद्ध करने का काम करती है, विचारों को शुद्ध करने का काम करती है, मुझे मुझसे जोड़ती है, मुझे परमात्मा से जोड़ती है ये प्रार्थना। ऐसा मन में भाव आता है प्रार्थना जब हम करते हैं। ठीक है, जी आगे सर। बढ़े। सर एक सर, एक एक बात और प्रार्थना पूछनी का आपने परिभाषा जो बोली वो बताएंगे क्या? प्रार्थना का जो आपने बोला था, क्या चीज, प्रार्थना की एक तरीके से आपने परिभाषा बोली थी ना, वो वापस से बताएंगे क्या? प्रार्थना ये संत मदर टेरेसा, मदर टेरेसा ने यह प्रार्थना की एक परिभाषा दी है। प्रार्थना सबसे प्रिय सत्य अर्थात ईश्वर के साथ पुनः प्रेम के संवाद तथा मैत्री के घनिष्ठ संबंध, यह प्रार्थना है। मदर टेरेसा के अनुसार ये बताया गया है। सर तो क्या क्या है, प्रार्थना, हेलो हाँ हाँ, सर, क्या प्रार्थना और भजन को एक मान सकते हैं या कोई डिफरेंस हो सकता है सर? प्रार्थना और भजन, भजन जो हम करते हैं उसमें कितने बहुत सारे लोग मिलके भगवान का भजन कीर्तन, वो भक्ति के अंतर्गत आ जाता है। प्रार्थना भी उसमें ही थोड़ा थोड़ा सा होता है। जैसे भक्ति में क्या चीजें बताई, नवधा भक्ति में श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन, ये क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्यम आत्मनिवेदनम, ये भजन भी उसके अंदर आ गया। और प्रार्थना भी क्या है, उसी परमात्म तत्व से मिलने की एक तरंग को जगाने का, एक भाव को बनाने का एक प्रक्रिया ही है प्रार्थना। उसी से हमको अपने किसी भी शुभ काम की शुरुआत करनी चाहिए। हमारे संस्कृति में जितने भी काम किए जाते हैं, शुभ काम की शुरुआत जो भी करते हैं हम
प्रार्थना से ही करते हैं। किसी वेद का, किसी उपनिषद का, किसी धर्म ग्रंथ का जब पठन पाठन करते हैं, कुछ शुभ काम शुरू करते हैं तो प्रार्थना से ही करते हैं। कुछ नहीं कहते हैं तो सिर्फ ओम ही बोलते हैं, ओम ही बोल देते हैं। ये भी क्या है, ये भी प्रार्थना का एक शब्द है ओम, ये भी वही ईश्वर से जोड़ने का माध्यम है। प्रार्थना ईश्वर से जोड़ने का माध्यम है। ठीक है। सर जैसे आप पंचतंत्र योग सूत्र पढ़ाते हो, उससे पहले योगेन चित्तस्य पदेन वो वाला प्रार्थना हाँ हाँ, करते हो। बिल्कुल 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 और करते हैं। और जैसे आपने अभी लेसन प्लान भेजा था, उसमें भी एक प्रार्थना लिखी हुई थी। तो क्या हर टॉपिक की अलग अलग कोई सिलेक्टेड प्रार्थना होती है या अपने हिसाब से अपनी प्रार्थना बनाई जाती है? देखिए, किसी टॉपिक का कोई प्रार्थना नहीं होता है। ठीक है, किसी भी टॉपिक का कोई अलग अलग प्रार्थना नहीं होता है ना। क्या है, ये अब आपके मन के भाव मन को शुद्ध करती प्रार्थना जो है, हाँ, ये मन को शुद्ध करती है, मन को शांत करती है। ये प्रार्थना आपको जो प्रिय लगती हो, जिसमें आपको अच्छा लगता हो, उसी को आप बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं मिलता है, आप अपना भी एक निर्माण कर सकते हैं। आपको किसमें कंफर्टेबल लगता है, आपको किसमें पीस मिलता है, शांति मिलती है, उन्हीं शब्दों को आप बोल सकते हैं प्रार्थना के। ठीक है ना। सर कह रहे थे भजन भक्ति योग में आता है क्या? बिल्कुल, भजन भक्ति योग में ही आता है। भजन करना क्या है ना, कीर्तनम वंदनम, ये कीर्तन भजन एक ही बात तो है। ये नवधा भक्ति के अंतर्गत हमने जब भक्ति योग के बारे में पढ़ा था, वहां पे विस्तार से हमने इस पर चर्चा की है। तो अब कोई काम शुरू करने से पहले भजन तो करेंगे नहीं, भजन तो स्पेशली उसी के लिए बैठते ही है कि भाई भजन ही होगा। और जो ये प्रार्थना होती, किसी काम को शुरू करने से पहले कुछ ऐसा भाव बनाना, ऐसा वातावरण क्रिएट करना जिससे हमारा काम सफलता से हो जाए है? और भजन जो है, भजन तो किसी काम करने से पूर्व, अब हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं, अब थोड़ा सा भजन कर लेते हैं, एक भगवान कृष्ण की एक भजन कर लेते हैं, फिर क्लास शुरू करते हैं। ऐसा तो कभी नहीं होता है। ऐसा कहीं होता है क्या कि भजन करने के बाद फिर हम कोई क्लास शुरू करें? तो सर ये क्लास कि से पहले हाँ? तो प्रार्थना करेंगे ना। हाँ, और प्रार्थना, इसीलिए प्रार्थना और भजन एक ही चीज नहीं है। प्रार्थना जो होती है वो अलग चीज है, लेकिन काम एक ही करता है। प्रार्थना भी उसी से जोड़ने का माध्यम है, वो भजन भी उसी से जोड़ने का माध्यम है, लेकिन प्रार्थना का स्तर अलग है, भजन का स्तर अलग है। ठीक है। सर इसमें तो क्या टाइम बाउंडेशन भी होता है क्या सर प्रार्थना में? प्रार्थना में अभी कैसी प्रार्थना कर रहे हैं, किस तरीके की प्रार्थना कर रहे हैं? व्यक्तिगत प्रार्थना है, सामूहिक प्रार्थना है, तो टाइम बाउंडेशन ये नहीं है, कोई घंटे में थोड़ी ना प्रार्थना होती है। अब जब द्रौपदी समस्या में थी तो उन्होंने भी प्रार्थना किया भगवान कृष्ण से, याद किया भगवान कृष्ण को। और वो गजेंद्र, जब वो उसको मगरमच्छ ने पकड़ा तो उसने भी प्रार्थना की भगवान से। तो प्रार्थना क्या घंटों भर थोड़ी न करता है, कोई वो भाव है, एक क्षण भी लग जाए बड़ी चीज है। ठीक है, एक मैसेज ही है। जैसे हम आपके पास मैसेज भेजते हैं, आप हमारे पास मैसेज भेजते हैं, वो प्रार्थना भी मैसेज ही भेजती है उस एनर्जी के पास, उस परम सत्ता के पास, उस ईश्वर के पास, उस पर ब्रह्म के पास। ठीक है, बस वही मैसेज भेजने का एक माध्यम है प्रार्थना। जी सर। उसके बाद प्रार्थना, आज तो हमने बहुत देर कर लिया प्रार्थना में। इसके बाद बात आती है सिखाए जाने वाले योगाभ्यास का परिचय। जब प्रार्थना हम कर लें, उसके बाद हमको परिचय करवाना चाहिए कि आज हम क्लास में क्या करेंगे। जैसे हमने आपको क्लास शुरू करने से पहले बताया कि आज हमारा ये क्लास मैनेजमेंट के ऊपर, लेसन प्लान के ऊपर चर्चा है।
ये पॉइंट आज हम पढ़ेंगे। शुरू में ही हमने आपको एक क्या दे दिया, समरी दे दिया। ऐसे ही जब आप क्लास करें तो क्या हो, उसमें सिखाए जाने वाले योगाभ्यास का परिचय करवाएं। जब आप एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में ये चीजें हो रही हैं, क्लास ले रहे हैं तो की बात है। अब कहिए कि आप किसी को थेरेपी करवा रहे हैं, किसी को प्रैक्टिकल आसन करवा रहे हैं एक व्यक्ति को, तो वहां पे आप बताएं कि ठीक है आज हम जो ये आपको चीजें करवाएंगे, वहां तो संभव नहीं है। ये क्लास की बात है जो हम एकेडमिक रूप में लेते हैं, किसी को टीचिंग एंड लर्निंग में जो चीजें होती हैं उसमें हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं क्लास से पूर्व ही कि आज हम इन चीजों को सीखने वाले हैं। हमारा ये आज का विषय है क्लास मैनेजमेंट में। आप उसमें देखा था ना कि आज का क्लास का टॉपिक क्या है, शलभ आसन था। कल का जो हमने पढ़ा था उसमें आज क्या है ये था, कल क्या पढ़ा था ये था, उसके बारे में भी हमें पता हो जाता है क्लास प्रार्थना के बाद में। उसके बाद फिर क्या करते हैं, प्रदर्शन। जो आज हमें सिखाना है, जो कुछ भी आज हमको सिखाना है उसको हमें क्या होता है, दिखाना होता है। कि चाहे डेमोन्स्ट्रेशन से दिखाएं या फिर किसी पिक्चर से, फोटो से दिखाएं। आज हम जो आपको आसन करवाने जा रहे हैं वो किस तरीके से किया जाता है, तो सबसे पहले किसी डेमोन्स्ट्रेटर को बुला लेते हैं, उससे उसके द्वारा करवा के चीजें उसको बता देते हैं कि देखें ये स्टेप हैं इसके, और इस तरीके से इसको करना है। एक लोग उसमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, उधर डेमोन्स्ट्रेटर जो होता है उसको प्रैक्टिस करता है, बाकी लोग उसको देखते हैं। फिर क्या होता है, एनालिसिस ऑफ द प्रैक्टिस। योगाभ्यास का विश्लेषण किया जाता है कि जो यह आज आपको मैं सिखा रहा हूं इसमें कौन से स्टेप्स हैं। स्टेप्स, इट्स स्टेप बाय स्टेप टेक्निक, एक एक स्टेप की टेक्निक सिखाई जाती है। फिर साइलेंट फीचर क्या है, इसके साइलेंट फीचर कौन कौन से हैं, लिमिटेशन क्या है। साइलेंट फीचर मतलब क्या होता है, लाभ कौन कौन से हैं, इस आसन को करने से लाभ क्या है इसको भी बता दिया जाता है। इस आसन को करने से कौन कौन सी सीमाएं हैं, किसको किसको नहीं करना है इसको भी बता दिया जाता है। उसके बाद इसमें मॉडिफिकेशन कौन सा है, वेरिएशन कौन सा है, सिंप्लीफिकेशन कौन सा है, सरल रूप क्या है, कठिन रूप क्या है, अगर कोई होता है तो इसको भी बता दिया जाता है। तो क्लास टीचिंग से पूर्व, अगले व्यक्ति को करवाने से पूर्व उसके आसन के बारे में, आसन की टेक्निक, उसका लाभ, उसकी सीमाएं, इनका भी वर्णन कर दिया जाता है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही किया जाता था कैवल्य धाम में, सेम इसलिए हम लोग उसको समझ रहे हैं क्योंकि हमने प्रैक्टिकल किया। हमारे सर क्लास शुरू करने के बाद, प्रार्थना करवाने के बाद बता देते थे आज हम लोग ये आसन सीखेंगे। उसके बाद सबको आगे बुला लेते थे। इसी हमारे ही बीच से एक हमारा साथी जाता था, उसको बैठा के इंस्ट्रक्शन देते थे। पहले ब्लैक बोर्ड पे आसन के बारे में लिख देते थे, उसके टेक्स्ट का उसका इंट्रोडक्शन लिख देते थे। उसके बाद एक हमारा जो साथी है वो उसको करवाते थे, हम लोग सभी देखते थे। उसके बाद उस पर डिस्कशन करते थे, क्या लाभ है, क्या हानि है, किसको करना है, किसको नहीं करना है। उसके बाद बोलते थे कि अब जाके सभी लोग अपने अपने सीट पर बैठे। फिर वहां से क्या होता था, प्रैक्टिस करवाई जाती थी। तो अगला पॉइंट क्या आता है, इंडिविजुअल प्रैक्टिस। इंडिविजुअल प्रैक्टिस क्या होता है, व्यक्तिगत अभ्यास, अभ्यासों का अनुभव व तदनुसार प्रतिपुष्टि। अभ्यास जो सिखाया गया है उसका अभ्यास करने के लिए कहा जाता था। उसके बाद फिर बुलाते थे, फिर चीजों को करेक्शन, अगर कुछ गलती होती थी तो उसको सही करके फिर सामूहिक अभ्यास होता था। उसमें क्या होता है, सामूहिक अभ्यास में सारे लोग
अभ्यास करते हैं और इंस्ट्रक्शन टीचर के द्वारा दिया जाता है। ग्रुप प्रैक्टिस अंडर गाइडेंस विथ इंस्ट्रक्शन। उसके बाद क्या होता है, करेक्शन किया जाता है। कौन व्यक्ति गलत कर रहा है, कौन व्यक्ति सही कर रहा है, उसको देखते थे। किसी की गलती होती थी तो उसमें सुधार करते थे। क्या करें क्या ना करें यह भी बताया जाता था। आवश्यकता होने पर प्रदर्शन को फिर से दोहराया जाता है। मान लीजिए बच्चे समझ नहीं पाए, थोड़ा सा आसन डिफिकल्ट था, तो फिर से बुलाते थे, फिर समझाते थे, फिर दिखाते थे, उसके बाद फिर से कहते थे अब फिर ग्रुप प्रैक्टिस करो। जब सबका सही हो जाता था तो आगे बढ़ते थे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब स्टेप्स इन कंडक्टिंग योगा लेसन। ये योग पाठ संचालन के चरण में फिर चर्चा होती थी, प्रश्नोत्तरी होती थी। चर्चा मतलब जो आसन आज हमने सिखाया है उसके बारे में टीचर सामने बैठा है, स्टूडेंट के जो जो प्रश्न होते थे वो सर हमारे उसका उत्तर देते थे। उसके बाद क्या है, रिलैक्सेशन। आसन के क्लास में सबको रिलैक्स करवाया जाता था। सभी लोग शवासन में लेट जाते थे, 5 मिनट के लिए सबको रिलैक्स, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे सर की तरफ से। सभी लोग रिलैक्स, पूरे शरीर को रिलैक्स करते थे। उसके बाद क्लास की समाप्ति हो जाती है। तो ये है हमारे क्लास लेने का तरीका। तो शुरू में क्या होना चाहिए, पहली चीज प्रार्थना होनी चाहिए। लास्ट की चीज रिलैक्सेशन, शरीर का शिथिलीकरण दोनों जरूरी है। प्रार्थना शुरू में, प्रार्थना लास्ट में, शिथिलीकरण दोनों जरूरी है योग की क्लास में, क्योंकि यह मेंटल पीस भी है, ये होलिस्टिक हेल्थ देता है, संपूर्ण स्वास्थ्य देता है योग, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक। तो इसमें मन की शांति शुरू में भी जरूरी है, अंत में भी जरूरी है। लास्ट स्लाइड है समय प्रबंधन, टाइम अलॉटमेंट या मैनेजमेंट। क्या है, पाठ नियोजन में समय का प्रबंधन, उपलब्ध समय का विभाजन करना, विभाजित समय को पाठ के विभिन्न चरणों में बांटना। आपको पता होता है कि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं आधे घंटे ही क्लास करूंगा, मैं 1 घंटे क्लास करूंगा, मैं 45 मिनट क्लास करूंगा, तो उसके अनुसार आप अपने क्लास को कैसे कैसे टाइम को एलोकेट करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसके बारे में आपको समझ में होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट फॉर लेसन प्लानिंग, division of total time available and allotment of time to different steps। क्या है, ये जो भी स्टेप्स हम लेने वाले हैं उसमें जो हमारे पास टाइम है उसको अलग अलग उसमें बांटना होता है। कंसीडर क्या करना है, कौन कौन सी चीजों पर विचार करना है, क्लास में उपलब्ध समय, कितना समय है हमारे पास, इस पर विचार करना चाहिए। महत्वपूर्ण है, इस टाइम एलोकेट करते समय हमें टाइम पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे पास टाइम है कितना, 20 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट। और जब हम किसी को नया अभ्यास सिखा रहे हैं, टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच स्टेप इन टीचिंग द गिवन प्रैक्टिस। जब हम किसी को नया अभ्यास सिखा रहे हैं तो क्या करना है, उनके लिए अब पर्याप्त समय दें, प्रत्येक चरण के लिए पर्याप्त समय दें। ठीक है, और उसके बाद नए अभ्यासों के लिए आवश्यक समय, अभ्यास का जितना अधिक महत्व एवं उपयुक्तता उतना उस अभ्यास को अधिक दें। जैसे जो चीज अधिक व्यक्ति को लाभ देने वाली है उसी लिए उसको अधिक इम्पोर्टेंस भी देना चाहिए हमें। मोर द इम्पोर्टेंस एंड रिलेवेंस, मोर द टाइम अलॉटेड टू दैट प्रैक्टिस। जिसका इम्पोर्टेंस ज्यादा हो, रिलेवेंस ज्यादा हो, उस प्रैक्टिस को उसे ज्यादा करवाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर
कोई व्यक्ति फिजिकली फिटनेस के लिए आया है तो उसको आसन ज्यादा देर तक करवाना चाहिए। कोई व्यक्ति मेंटल पीस के लिए आया है तो उसको प्राणायाम ज्यादा करवाना चाहिए। कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आया है तो उसको मेडिटेशन ज्यादा करवाना चाहिए। कोई व्यक्ति स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से, बीमारी की दृष्टिकोण से आया है, अपने आप को सही करने की दृष्टिकोण से आया है, तो उसको उसके अनुसार चीजें ज्यादा करवानी चाहिए। तो यह एक ये बनाया गया है टाइम अलॉटमेंट एंड एग्जाम्पल ही है, ये एक उदाहरण ही है, ये कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है। आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं अपने अनुसार। पहली चीज क्या करना, प्रेयर करना। दूसरा, इंट्रोडक्शन में क्या है, व्याख्या, प्रदर्शन, एक्सप्लेनेशन, डेमोन्स्ट्रेशन। फिर इंडिविजुअल प्रैक्टिस, करेक्शन। फिर ग्रुप प्रैक्टिस, करेक्शन। फिर क्वेश्चन आंसर सेशन, फिर रिलैक्सेशन, एंड ऑफ सेशन। ये टोटल एक देखिए 20 मिनट का बनाया गया, एक 30 मिनट का, एक 45 मिनट में तो किसमें कितना हमको क्या करना है ये चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सभी को? बात समझ में आई सभी को? जी सर। जी सर। लेसन प्लान हम देख लेते हैं। लेसन प्लान भी हमारे लिए जो हमने कल भेजा था उस ये लेसन प्लान लास्ट को में पढ़ सर आपने लेते हैं। बताया, अभी अभी जो लास्ट में बताया कि कोई भी एक फिजिकल फिटनेस के लिए आया है तो उसको आसन ज्यादा देर तक करवाना चाहिए। हम्म, और दो तीन बातें आप थोड़ा बता, थोड़ा धीमे धीमे बोल के हम लोग लिख लें, बड़ी काम की चीज है। क्या है कि वो हमने एक एग्जाम्पल ही आपको दिया है, वो कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है कि जिस जैसे व्यक्ति हैं हमारे, जैसे हमारे सामने वाले प्रैक्टिशनर हैं, क्लाइंट हैं, उनके उद्देश्यों को तो भी हमको ध्यान में रखना है। अब पता चला हम अपना टाइम एलोकेटन जो ये है इसी को बना रहे हैं, अलॉटमेंट सिस्टम को ही बना रहे हैं, अगले के उद्देश्य को ध्यान में नहीं रख रहे हैं। तो अगले का उद्देश्य भी खंडित नहीं होना चाहिए। वो जिस पर्पज से योग का अभ्यास कर रहा है वो भी पूर्ण हो, और हम अपने इस सिस्टम को भी ध्यान में रखें। ठीक है, उसका ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन यह एजुकेशनल सिस्टम का एक पैमाना है कि जैसे जो व्यक्ति जिस लिए आया है उसके उस पोर्शन पे अधिक फोकस करना चाहिए। क्या क्या बातें बताई गई हैं कि शुरू में प्रार्थना करना, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन देना, डेमोन्स्ट्रेशन करना, उसके बाद क्या करवाना, प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस, फिर ग्रुप प्रैक्टिस, उसके बाद फिर क्या करवाना, रिलैक्सेशन करवाना, क्वेश्चन आंसर सेशन, ये सारी चीजें तो इसी को फॉलो करना है। अभी 2 मिनट 5 मिनट हमें हम देख लेते हैं, ये हमारा जो लेसन प्लान है जो हमने आपको भेजा हुआ है, सभी के पास होगा। नहीं है तो जो स्टूडेंट वाले ग्रुप में है उसमें भी अभी हमने सेंड कर दिया है। क्या है इसमें, इसको एक बार देख लें। क्या बताया गया है, हमने तो कल देखा था, कहाँ तक हमने देखा था, डूज और डोंट्स तक हमने देख लिया था। एडवांटेज देख लिया था हमने, एडवांटेज भी लिखा है। ये क्लास का जो लेसन प्लान है एक आसन के लिए है, लेकिन जब हम क्लास करते हैं तो इसी तरीके से सारी चीजों के लिए बनाते हैं। एक ये सिर्फ एग्जाम्पल है आपके सामने, ठीक है ना? तो एडवांटेज हमने देखा था, क्या क्या एडवांटेज है इस आसन को करने से। यह आसन निचले हिस्से श्रोणी प्रदेश के अंगों को सुदृढ़ बनाता है, साइटिका और तंत्रिकाओं को सशक्त बनाता है, आमाशय तथा आंत की बीमारियों को दूर करता है, स्लिप डिस्क में आराम पहुंचाता है। उसके बाद पाचन शक्ति को बढ़ाता है, मेरुदंड स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है, लचीला बनाता है। ये कुछ लाभ बताए गए इस आसन के। इसके बाद लिमिटेशन क्या है, डीमेरिट्स क्या है, रीता जी बताएं क्या कहना है। अभी ज्वाइन कर, आप तो ज्वाइन किए हैं, बोलिए क्या है बात, कुछ कहना है क्या?
लिमिटेशन भी इसमें लिखा गया है। उसके बाद क्या बोला गया है, रिलेटेड रिसर्च वर्क डन इफ एनी। अगर जो भी आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जो भी प्रैक्टिस आप सीख रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई रिसर्च हुआ है तो वो भी इसमें नोट करने का पॉइंट बना है। फिर इंडिविजुअल प्रैक्टिस मेथड, कौन सा मेथड है ये भी इसमें लिखा गया है। 3 मिनट इंडिविजुअल प्रैक्टिस करवाना है, 4 मिनट ग्रुप प्रैक्टिस करवाना है, क्वेश्चन आंसर सेशन है 4 मिनट, फिर एंड ऑफ द लेसन 1 मिनट, शांति पाठ के साथ इसका समाप्ति करना है। और नाम भी लिखा गया है जिस व्यक्ति ने बनाया है, और जो उसने बुक से चीजें रिफर की है वो भी लिखा गया है, संस्था का नाम। इस तरीके से ये हमारे 8 पॉइंट, देखिए 8वां पॉइंट है एंड ऑफ द लेसन। ये 8 पॉइंट यूजीसी नेट ने शामिल किया है। 8 पॉइंट आपको पता चले। पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था क्लास फॉर्मेशन ड्यूरिंग द क्लास। इसमें क्या है, कैसे क्लास को बैठाना, ये पहला पॉइंट था। दूसरे में क्या है, इनिशियल इंस्ट्रक्शन, इनिशियल इंस्ट्रक्शन विथ प्रेयर, प्रार्थना के साथ में क्लास शुरू करना, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या था, फिर जब प्रार्थना हो जाती है तो तुरंत आसन नहीं करना होता है, उसमें कुछ सूटेबल इंस्ट्रक्शन होते हैं, कुछ मेडिटेटिव या एक्सपेरियंशियल अवेयरनेस के कुछ शब्द बोले जाते हैं जिससे व्यक्ति रिलैक्स हो। फिर चौथा पॉइंट क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन, जिसमें किसका, टीचिंग का टेक्निक और मेथड और कुछ साइलेंट पॉइंट, डूज और डोंट्स, फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है, ये सारी चीजें चौथे पॉइंट में आई। फिर पांचवा है इंडिविजुअल प्रैक्टिस, छठा है ग्रुप प्रैक्टिस, सातवां है क्वेश्चन आंसर सेशन, आठवां है एंड ऑफ द लेसन प्लान लेसन। ये 8 पॉइंट हैं। यूजीसी नेट ने 8 पॉइंट को समझने के लिए बोला है, जो गिवन बाई कैवल्य धाम। ये साफ साफ आपको सिलेबस में ही मिलेगा। आपने देखा है सभी ने सिलेबस, सिलेबस में यही 8 पॉइंट समझने को कहा गया है। भैया देखा। हाँ, तो यही इस सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए। कभी कभी सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं कि ये सीक्वेंस कौन सा है, क्या है। अभी तो हमको समझ में आ गया कि क्लास शुरू करने से पहले क्या करना है, दूसरे में क्या करना है, तीसरे में क्या करना है, चौथे में क्या करना। इसीलिए हमने आपको ये मैनेज करके आपको भेज दिया कि आप एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रार्थना पहले काम करते हैं, पहले लोग आके बैठते हैं ना क्लास में, तो लोग आके बैठते हैं, आप भी जाके बैठते हैं एज ए टीचर। तो सबसे पहले क्लास फॉर्मेशन, क्लास का फॉर्मेशन होता है सबसे पहले लेसन प्लान में। कैसे बैठेंगे हमारे स्टूडेंट्स, किस सीक्वेंस में बैठेंगे, गर्ल्स एंड बॉयज किधर बैठेंगे, क्या इनका बैठने का कैसा सीक्वेंस होगा, ये डिसाइड करते हैं। उसके बाद प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के बाद फिर थोड़ा सा रिलैक्स करवाते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट, ये सारी चीजें। विनीता जी हरिओम, बताएं। कुछ नहीं सर। तो समझ में आया, सभी समझ में आ गया होगा। ये एक अजय बार जी, बताना हाँ पॉइंट सारे 8। जय गुरु जी, समझ आ गया। ठीक है, धन्यवाद। और अजय जी बोल रहे हैं, फिर से बता देना।